ठीक है। तो अब यहाँ पे इंडिया का मैप दिख रहा होगा, एनवायरनमेंट देख रहे हैं हम लोग। तो पहले बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क वगैरह देख लेते हैं। तो ये इंडिया का मैप दिख रहा है। अब इसमें ये जैसे दिख रहा है जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ठीक है। तो अब बायोस्फीयर रिजर्व याद करने का जैसे तरीका हम बता रहे हैं, थोड़ा पिक्टोरियल याद करना पड़ेगा। आप इंडिया का ये जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर वेस्ट, फिर साउथ। पहले तो एकदम एक्सट्रीम पे चलते हैं, ठीक है। तो ऊपर नॉर्दर्न एक्सट्रीम में देखोगे तो दो बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएंगे, कोल्ड डेजर्ट है और एक नंदा देवी है। मज़े की बात यह है कि दोनों अलग अलग स्टेट्स में है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये हिमाचल में है, जबकि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तराखंड में है। और फिर वेस्ट में जाओगे तो केवल एक है, दैट इज़ रैन ऑफ कच्छ। फिर साउथ में जाओगे तो तुम्हारे चार मिल जाएंगे, शेषाचलम, नीलगिरी, अगस्त्यमलाई और गल्फ़ ऑफ मन्नार। तो गल्फ़ ऑफ मन्नार तो बिल्कुल ही मतलब लगभग जो आइलैंड वाला इलाका आ जाता है वहाँ पे तुम्हें मिलेगा, जबकि अगस्त्यमलाई जो है दैट विल बी ऑन द बॉर्डर्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा, तो अभी मैंने ऊपर बताया नॉर्दर्न एक्सट्रीम पे कोल्ड डेजर्ट तो हिमाचल में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। फिर वेस्टर्न एक्सट्रीम पे रैन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व वो गुजरात में बता दिया। फिर सदर्न एक्सट्रीम में देखो शेषाचलम है, वो तो आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम। उसके बाद नीलगिरी तो ट्राई बॉर्डर मतलब ट्राई जंक्शन पे है तुम्हारा कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो शेषाचलम और नीलगिरी हो गए। और एक अगस्त्यमलाई केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में, और गल्फ़ ऑफ मन्नार यहाँ नीचे आइलैंड वाले इलाकों में। तो नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। अब इधर चलते हैं जो चिकन्स नेक के ईस्टर्न साइड पे पड़ता है, ठीक है। तो उधर देख लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट। तो देखो सबसे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि दिहांग दिबांग जो है ना वो पड़ता है अरुणाचल में, और जबकि दिब्रू साइखोवा ये पड़ता है असम में, ठीक है। लोकेशन देखो ध्यान से, दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल में पड़ रहा है और दिब्रू साइखोवा असम में पड़ रहा है, ठीक। फिर थोड़ा सा और अंदर की तरफ आओ तो असम में एक और है मानस, ठीक है। फिर थोड़ा सा और अंदर आओ तो मेघालय में क्या है, नोकरेक है। उसके बाद थोड़ा और अंदर आओ तो तुम्हारा सिक्किम में है कंचनजुंगा, ठीक है। और उसके बाद इंडियन मेनलैंड से स्टार्ट करोगे तो सुंदरबन है, ठीक है। तो ये हो गए, तो इतने सारे हो गए। अब बचेंगे केवल कुछ इंडियन मेनलैंड के, जैसे ये अचानक मार अमरकंटक, ये तुम्हारा एमपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे पड़ेगा। और पन्ना और पचमढ़ी तुम्हारा एमपी में पड़ेगा, और सिमलीपल उड़ीसा में पड़ जाएगा। और फिर एक आइसोलेटेड तुम्हारा यहाँ ग्रेट निकोबार में है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स। नाउ इफ़ यू रिमूव द बायोस्फीयर रिजर्व्स फाउंड एट द एक्सट्रीमिटीज़ लाइक मानस, जैसे मानस वाला हटा दो, दिहांग दिबांग हटा दो, दिब्रू साइखोवा हटा दो नॉर्थ ईस्ट में, और इधर रैन ऑफ कच्छ हटा दो वेस्ट में से, और साउथ में शेषाचलम हटा दो, और नॉर्थ में कोल्ड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमाचल में पड़ रहा था उसको हटा दो। तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएंगे इंक्लूडेड इन द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रिकग्निशन मिला हुआ है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। तो तुमने क्या क्या हटाया, शेषाचलम हटाया, मानस हटाया, रैन ऑफ कच्छ हटाया, कोल्ड डेजर्ट हटा दिया। तो तुम्हें जो मिला वो सारे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाले बायोस्फीयर रिजर्व्स मिल गए जो कि 1971 में डिक्लेयर हुआ था। अब ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल द लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज़ पन्ना जो है ना दैट इज़ द लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। देन द कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स आर टर्म्स denoting protected areas which typically act as buffer zones to or as act as corridors established between national park and wildlife sanctuaries and reserved forests of India। मतलब कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स नामक दर्जा भी दिया जाता है। ये these regions typically act as buffer zones या corridor zones established between national park and wildlife sanctuary and reserved forests of India, ठीक है। Now these protected areas were first introduced in the Wildlife Protection Act Amendment of 2002। मतलब ये amendment के साथ आए हैं, ध्यान रखना। ये सब ओरिजिनली 1972 वाले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं लिखे गए थे, ये सब अमेंडमेंट के द्वारा ले आए गए हैं। दिस अमेंडमेंट इन पर्टिकुलर प्रोवाइडेड अ मैकेनिज्म टू फॉर रिकग्निशन एंड लीगल बैकिंग टू द कम्युनिटी इनिशिएटेड एफर्ट्स इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन।
और चूँकि ये सब हिंटरलैंड है या बफर रीजन्स हैं या कॉरिडोर्स इस्टेब्लिश्ड बिटवीन नेशनल पार्क एंड रिजर्व फॉरेस्ट्स हैं, तो यहाँ पे कम्युनिटी रहती है और उनका कम्युनिटी एक्टिविटी को भी रिकग्निशन दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे कम्युनिटी इनिशिएटेड एफर्ट्स इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को भी लीगल बैकिंग दिया जाता है। तो मेन पॉइंट ये है कि कम्युनिटी वाला जो एफ़र्ट को रिकग्निशन दिया जा रहा है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में नहीं लिखा गया था, वो 2002 वाले अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है और ये दो वर्ड याद करने हैं, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। देन न्यू एक ये तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व बनाए, ये इट कनेक्ट्स द महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा एंड भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका, ठीक है। तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच, मैंने बताया ना, दो नेशनल पार्क्स के बीच कॉरिडोर होता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बीच कोई कॉरिडोर या कनेक्टिंग रास्ता होता है जहाँ पे कम्युनिटी भी रहती है, तो उसको हम लोग कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं। तो इसी तरह से एक नया बनाया गया है तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये आपका महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा और भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका के बीच पड़ता है तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। देन प्रोजेक्ट टाइगर हम सब जानते हैं 1973 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है और ये NTCA के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। नाउ NTCA एक्चुअली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अथॉरिटी का एक और अमेंडमेंट हुआ था सन 2006 में, जिसके तहत फिर NTCA नामक बॉडी बनाई गई थी। हाउएवर द मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डन बाय द वाइल्ड लाइफ वार्डन बट फाइनल अप्रूवल इज़ गिवन बाय द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट का काम होता है टाइगर रिजर्व एज वेल एज नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो मैनेजमेंट का काम होता है वो तो वाइल्ड लाइफ वार्डन करता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, बट फाइनल अप्रूवल इज़ गिवन बाय द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो जितना वही एग्जीक्यूटिव वाला काम है, दैट इज़ मैनेजमेंट वगैरह, डे टू डे मैनेजमेंट वाला काम, तो वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन करेगा। लेकिन कुछ अप्रूवल वगैरह देना है, बाउंड्री एक्सटेंशन वगैरह का, तो दैट विल बी गिवन बाय नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। In other words, no alteration in boundaries of national park and wildlife sanctuary can be done without the approval of National Board for Wildlife, which is chaired by the Prime Minister and NTCA, ठीक है। अब मैंने बताया था NTCA कब बना था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 2006 में अमेंड करके NTCA बनाया गया था, ठीक। फिर कोर जोन क्या होता है, अब देखो। सो कोर जोन क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को बोलते हैं और द रीजन विद एटलीस्ट 20 फीमेल टाइगर्स इन 800 to 1200 square kilometers area as mentioned in the Wildlife Protection Act 1972. The phrase is not mentioned in the Forest Rights Act 2006. देखो ये जो फ्रेज़ है ना, कोर जोन, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मेंशन किया गया है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि 800 से 1200 स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया में अगर एटलीस्ट मतलब मिनिमम 20 फीमेल टाइगर अगर मिल रही हैं तो उस रीजन को हम लोग कोर एरिया बोल देंगे। एंड दिस डेफिनेशन इज़ गिवन इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। फिर बफर जोन सराउंड्स द कोर जोन, और बफर जोन में कोई एग्जिस्टेंस होता है, लाइवलीहुड का काम भी कर सकते हैं पब्लिक या कम्युनिटी मेंबर्स। डेवलपमेंटल एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ द लोकल पीपल आर रिकग्नाइज्ड इन दिस बफर जोन, बट द फ्रेज क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज़ डिफरेंट as it includes scheduled tribes and forest dweller rights. Hence the phrase critical wildlife habitat is mentioned in the Forest Rights Act. तो जहाँ पे बात आ जाती है बफर जोन की, तो वहाँ पे लोकल्स का जो है लाइवलीहुड वगैरह के राइट्स रिकग्नाइज़ किए जाते हैं। लेकिन जहाँ बात आ जाती है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स ट्राइबल्स होते हैं उनके सोशल राइट्स और उनके जो भी राइट्स वगैरह हैं ट्रेडिशनल, उनको रिकग्नाइज़ करने की बात आती है। तो डिमार्केशन बहुत क्लियर रखना है दिमाग में कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट नामक शब्द और उसकी व्याख्या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 से आती है, जबकि ये सब जो है दैट इज़ बफर जोन जैसा ये सब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से जुड़ा नहीं है, ठीक है। ये सब कहाँ जुड़ा है, कोर जोन, बफर जोन, ये सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से जुड़ा है, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड द कोर जोन एंड बफर जोन, ये देख लेना, बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद टाइगर टास्क फोर्स बनी थी एक 2005 में,
एंड इट वाज मेड बाय नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अभी बताया था कि ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, एक्सटेंशन या मर्जिंग ऑफ 2 नेशनल पार्क्स, ये सारा काम का फाइनल अप्रूवल नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ देता है, विच इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज NTCA, दोनों चेयर करते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को। वेयर एज डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा इज डन बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। इसके बाद टाइगर सेंसस ये NTCA कराता है इन कोलैबोरेशन विद WII, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म भूल गया मैं। NTCA और WII मिलकर टाइगर सेंसस कराते हैं, और ये जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ये बना था 1982 में। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। और टाइगर सेंसस हमेशा 4 साल में एक बार होता है। और टाइगर डे कब है? 29 जुलाई। अभी 2018 में सेंसस हुआ था, तो उसमें जो टेक्निक्स इस्तेमाल की गई थी, पग मार्क हो गया, कैमरा टैपिंग, नो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एज इन पग मार्क काउंटिंग। तो पग मार्क में क्या होता है कि लोकल लोगों की सहायता लेते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है थोड़ा बहुत। कैमरा ट्रैपिंग में तो सब कुछ ऑटोमेटेड है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट होगा नहीं। देन पूप मेथड बाय DNA एनालिसिस, इसके बाद रेडियो कॉलर मेथड भी होता है और डबल सैम्पलिंग मेथड भी होता है। ये सब तरीके होते हैं टाइगर सेंसस करने के। देन इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद नेशनल पार्क्स। अब देखो, मानस नेशनल पार्क ऑफ असम जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है भूटान से, तो उस साइड भूटान में जो पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड एज रॉयल मानस नेशनल पार्क ऑफ भूटान। फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार, वो चितवन नेशनल पार्क नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व इन UP विद शुक्ला फैंटा नेशनल पार्क इन नेपाल। तो चितवन और शुक्ला फैंटा ये दोनों तुम्हारे नेपाल साइड में पड़ते हैं। चितवन जो है दैट इज़ वाल्मीकि का एक्सटेंशन इन नेपाल, जबकि शुक्ला फैंटा इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व इन नेपाल नाउ। और मानस तो मैंने बता दिया भूटान में। देन इंडिया इज़ होम टू 80% ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। मतलब जो टाइगर सेंसस हुआ था उसमें ये पता चला था कि एक तो इंडिया इज़ होम टू 80% ऑफ द टाइगर्स इन द एंटायर वर्ल्ड, एंड दूसरी चीज़ मध्य प्रदेश में टाइगर पॉपुलेशन आज के समय सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका। फिर MP की बात करें तो MP में एक पेंच टाइगर रिजर्व एंड केरला का पेरियार। तो पेंच और पेरियार दीज केम आउट एज द बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। एंड डंपा एंड राजाजी इन मिज़ोरम, ये दोनों में है, सॉरी डंपा मिज़ोरम में है एंड राजाजी UK में है, आर एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइगर काउंट। तो सबसे कम कहाँ पे हैं? राजाजी नेशनल पार्क और डंपा टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व एंड डंपा टाइगर रिजर्व इन मिज़ोरम, यहाँ पे सबसे कम संख्या में टाइगर्स मिले हैं, ठीक है। वेयर एज पेंच जो कि MP में है और पेरियार जो कि केरला में है, वहाँ पे सबसे अच्छा मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका। देन लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश में है, और स्मॉलेस्ट है तुम्हारा बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, एरिया वाइज, ठीक है। तो नागार्जुन श्रीशैलम आंध्रा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एंड बोर टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र सबसे छोटा है। इसके बाद टाइगर स्टेटस एज पर IUCN अभी एंडेंजर्ड में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आता है, और साइट्स अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो ग्लोबल टाइगर फोरम है। दिस इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बनाया गया था 1994 में। मीट्स एवरी 3 ईयर्स एंड 7 टाइगर कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड की गई हैं, बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया। तो ये तो हो गया BBC, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया। उसके बाद इंडिया, म्यांमार, नेपाल, वियतनाम एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम को याद रखो, उसके बाद म्यांमार, नेपाल, वियतनाम को याद रख लो, ठीक है। तो 7 टाइगर कंट्रीज़ किस में आती हैं? तुम्हारा ग्लोबल टाइगर फोरम पे आती हैं। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1994 में बनाया गया था। ग्लोबल टाइगर फोरम 7 countries and meets every 3 years, includes countries like India, Nepal, Vietnam, Cambodia, Bangladesh, Bhutan, UK, ठीक है। ग्लोबल टाइगर फोरम meets every 3 years, headquarter is in New Delhi, set up in 1994। उसी के जैसे एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, ये 2008 में आया था। फाउंडर्स वर द वर्ल्ड बैंक एंड द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के तहत ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लिया गया था 2008 में।
द इनिशिएटिव इज़ लेड बाय 13 टाइगर कंट्रीज़, तो इसमें 13 कंट्रीज़ आ जाती हैं। इन 2013 द स्कोप वॉज ब्रॉडन टू इंक्लूड स्नो लेपर्ड्स, तो 2013 में इसके अंतर्गत स्नो लेपर्ड्स का कंजर्वेशन पे भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया गया था। और एक और स्कीम है ग्लोबल टाइगर रिकवरी 2010 की, जिसमें कि टारगेट टू डबल द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022 फ्रॉम 2006 लेवल्स, दैट वाज ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। एंड सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इसके अधीन आता है, मतलब ग्लोबल टाइगर रिकवरी स्कीम के अंतर्गत ही सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन आता है, जिसमें ये लिखा गया था कि हमें ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना है। तो इंडिया ने तो अपना टारगेट बहुत समय से पहले ही अचीव कर लिया था। और उसके बाद है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ये कैट्स नामक एक एक्रेडिशन मैकेनिज्म टू गिव क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू टाइगर कंजर्वेशन सेंटर्स हैं। तो कैट्स स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम चल रहा है, टाइगर कंजर्वेशन सेंटर्स को स्टैंडर्डाइज करता है, क्रेडिट करता है। इंडिया हैज़ 14 साइट्स विद दिस कॉन्फर्ड स्टेटस, मानस, सतपुरा। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद करने वाली बात है कि कैट्स, तो ये कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स एंड एक्रेडिशन मैकेनिज्म टू गिव क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू टाइगर कंजर्वेशन सेंटर्स, ठीक है। तो और एक और लास्ट में ये इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम provided for a strategic funding mechanism. So above are some institutional tiger conservation initiatives, ठीक है। तो ये एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो कैट्स होता है जिसमें हमारे 14 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल टाइगर रिकवरी है, जिसके अधीन सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन आया था 2010 का, ग्लोबल टाइगर रिकवरी। और इसमें यही बात कही गई थी कि 2022 तक हमें टाइगर पॉपुलेशन ग्लोबल लेवल पे डबल करनी है कंपेयर टू 2006 लेवल्स, ठीक है। दैट वाज ग्लोबल टाइगर रिकवरी। देन ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, दैट वाज विद अ एफर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। द इनिशिएटिव इंक्लूड्स 13 टाइगर कंट्रीज़, ठीक है। एंड 2013 में द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ऑल्सो इंक्लूडेड द स्कोप टू कंजर्व द स्नो लेपर्ड्स। फिर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, ग्लोबल टाइगर फोरम मैंने बताया, जो जिसमें इंडिया भी है। तो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी सेट अप एट न्यू दिल्ली 1994। इट मीट्स एवरी 3 ईयर्स और उसमें 7 टाइगर कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, वियतनाम एंड यूके, ठीक। अब इसके बाद आता है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971। तो उसमें मैंने बताया ही था कि कौन कौन से आते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व सारे के सारे बताए थे, उसमें मैंने 4 या 5 हटाने को बोले थे। मानस हटा दो, शेषाचलम हटा दो, वेस्ट में से रैन ऑफ कच्छ हटा दो, और ऊपर से कोल्ड डेजर्ट हटा दो। तो जितने बच गए तो वो तुम्हारे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1971 के अधीन आते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, देखो बायोस्फीयर रिजर्व में देखो 3 रीजन्स होते हैं, ये तो हम बता ही चुके हैं। कोर जोन होता है जहाँ पे सिर्फ रिसर्च अलाउड होता है। फिर बफर जोन होता है जहाँ ग्रेजिंग एंड टूरिज्म अलाउड होता है, ठीक है। बफर जोन में ग्रेजिंग एंड टूरिज्म अलाउड होता है, कोर जोन में सिर्फ रिसर्च अलाउड होता है। एंड ट्रांजिशन एरिया होता है जहाँ पे सेटलमेंट्स एंड कल्टीवेशन किया जाता है। तो इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ऑफ विच 12 आर अ पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एंड इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वॉज नोटिफाइड इन 1986 एंड पन्ना इन 2011। मैंने बताया था अर्लीस्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, और लेटेस्ट तुम्हारा जो ऐड हुआ है दैट इज़ 2011। While Nilgiri Biosphere Reserve got included in UNESCO Man and Biosphere Program in the year 2000, पन्ना got included in 2020। तो ये जो ट्रेंड है कि सबसे पहले कौन इंक्लूड हुआ है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में, तो वहाँ भी वही ट्रेंड चलेगा, नीलगिरी। और सबसे लेटेस्ट में अभी कौन जुड़ा है, तो पन्ना। एंड डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व इज़ द स्मॉलेस्ट एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज देखा जाए तो डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व इज़ द स्मॉलेस्ट। अभी तो हम ऊपर टाइगर रिजर्व्स की बात कर रहे थे। तो बेस्ट मैनेज्ड में तुम्हारा पेंच और पेरियार था, और वर्स्ट मैनेजमेंट लोएस्ट काउंट ऑफ टाइगर्स में राजा जी और डंपा था। और सबसे ज़्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, ठीक है। और यहाँ पे सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सो दैट इज़ डिब्रूगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये हैं, ये जो मेन बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो देख लो, और वहाँ पे कौन कौन से जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई विशिष्ट स्पीशीज़ मिलती है, तो वो देख लेते हैं। अब देखो जैसे हम बात करें, जैसे
सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज़ पार्ट ऑफ द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं। तो वैली ऑफ फ्लावर्स आता है, सिर्फ एक आता है वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर पे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। इट हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन ऑफ सी काउ डुगोंग। इट लाइज इन द कोरोमंडल कोस्ट। नियर बाई एरिया हैज़ एडम्स ब्रिज, पार्क बे रिवर्स लाइक थमीराबरनी एंड वाइपार रिवर्स। ये यहाँ पे आसपास की नदियाँ भी हैं जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ी हैं, एसोसिएटेड हैं, प्रॉक्सिमिटी में हैं। ठीक है, तो एडम्स ब्रिज है, पार्क बे है, सी काउ डुगोंग है, थमीराबरनी एंड वाइपार रिवर्स हैं। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स किससे जुड़े हैं? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व से। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में बताएं तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतपुरा नेशनल पार्क, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तवा रिवर और धूपगढ़ पीक। तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहले नदी पे ध्यान देना है और कोई पर्वत है तो उस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे तवा रिवर और धूपगढ़ पीक, इस पे पहले ध्यान दो। ठीक है, तो तवा रिवर और धूपगढ़ पीक ये किससे जुड़ा है? पचमढ़ी से। ठीक, तवा रिवर और धूपगढ़ पीक पचमढ़ी से जुड़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स भी हैं। जैसे पचमढ़ी तो अपने आप में उसको क्या याद रखना, नाम वही है। तो बोरी और रातापानी याद कर लो और सतपुरा नेशनल पार्क याद कर लो। दीज आर ऑल एसोसिएटेड विद पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में दो नदियां का नाम पहले याद करो, जोहिला और सोन। इनफैक्ट नर्मदा भी याद कर लो। ठीक है, नर्मदा, जोहिला, सोन, ये तीनों नदियां कहाँ पे हैं, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में हैं? अचानकमार अमरकंटक में। ठीक है, और फिर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं तो यहाँ पे पिन वैली है, किबेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रताल एंड सरचू वेटलैंड्स है। तो चंद्रताल एंड सरचू वेटलैंड्स ये कहाँ पे हैं? ये हिमाचल के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़े हैं। और यहाँ पिन वैली नेशनल पार्क है और किबेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पिन वैली, किबेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। फिर दिहांग दिबांग मैंने बताया। दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल में पड़ता है। यहाँ रेड गुराल, मिशमी टकिन, एशियन ब्लैक बियर और एरिया ऑल्सो हैज़ माउलिंग नेशनल पार्क एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो माउलिंग नेशनल पार्क का कुछ एरिया भी इसमें लाई करता है। तो यहाँ के कुछ स्पीशीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिहांग दिबांग जो अरुणाचल में बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ के कुछ विशिष्ट स्पीशीज़ हैं, जैसे रेड गुराल हो गया, रेड गुराल, मिशमी टकिन और एशियन ब्लैक बियर। इसके अलावा माउलिंग नेशनल पार्क का थोड़ा सा हिस्सा दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में भी पड़ता है। ठीक है, फिर सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, यहाँ पे तुम्हें मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व मिल जाएगा और एक बरेही पानी वाटरफॉल्स जो है ये तुम्हें मिल जाएगा सिमलीपल में। और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएंगी, हथगढ़ एंड कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एसोसिएटेड विद सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, फिर दिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ये तुम्हारा असम में पड़ता है और यहाँ पे वाइट विंग्ड डक मिलता है, वाइट विंग्ड डक जो कि एंडेंजर्ड स्पीसी है। और अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो हम बताए केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे मिलता है। यहाँ पे तीन तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम याद रखो, नेयार, पेपापरा और शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुम्हें अगस्तमलाई में बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेंगी, नेयार, पेपापरा एंड शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा यहाँ एक एबॉर्जिनल ट्राइब्स मिलती हैं, कन्नीकरंस, और एक टाइगर रिजर्व में मिलता है, दैट इज़ कलक्कड़ मुंडुथरई टाइगर रिजर्व। ये अगस्तमलाई में मिलता है। ठीक है जी, कलक्कड़ मुंडुथरई टाइगर रिजर्व। ठीक, तो इस तरह से हमने कर लिया। ये नंबर 1 वाला रह गया था, फर्स्ट वाला। अब देखो यहाँ पे जब नीलगिरी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क आ जाते हैं। देखो क्योंकि ये ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, तो सबसे पहले तमिलनाडु की ओर से कौन से नेशनल पार्क आ रहे हैं यहाँ पे? तो मुडुमलाई मुकुर्ती और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये तीन चीज़ आ रही हैं तमिलनाडु की तरफ से। कर्नाटका की तरफ से नागरहोल और बांडीपुर आ रहे हैं नेशनल पार्क, और केरला की तरफ से आ रहा है एक नेशनल पार्क दैट इज़ कॉल्ड साइलेंट वैली, और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड, अरालम और करीमपूजा। वायनाड, अरालम और करीमपूजा, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, एंड कुछ अलग और भी फैक्ट्स हैं, जैसे अबाउट 80% फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर फाउंड इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं बहुत। और इट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ 2 एंडेंजर्ड स्पीसीज़। यहाँ लायन टेल्ड मकाक और नीलगिरी तहर दोनों एंडेंजर्ड हैं। ये दोनों
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत मिलते हैं। तो फिर से बता रहे हैं, केरला साइड से वायनाड, अरालम और करीमबूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रहे हैं केरला से। एक नेशनल पार्क भी आ रहा है, दैट इज़ साइलेंट वैली नेशनल पार्क, केरला साइड से। कर्नाटक से 2 नेशनल पार्क्स आ रहे हैं, नागरहोल एंड बांडीपुर। और तमिलनाडु से एक टाइगर रिजर्व आ रहा है, सत्यमंगलम। और 2 तुम्हारे मुडुमलाई और मुकुर्ती नेशनल पार्क्स आ रहे हैं तमिलनाडु साइड से। तो ये हो गया सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। अब एक बार फिर से ये देख लो, इसमें हम बता रहे हैं कौन कौन से हटा दो। कोल्ड डेजर्ट हटा दो, मानस हटा दो, शेषाचलम हटा दो, रैन ऑफ कच्छ हटा दो, ठीक है। देखो एक बार फिर से, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ वी रिमूव द बायोस्फीयर रिजर्व फाउंड एट द एक्सट्रीमिटीज़ लाइक, मानस हटा दो। मानस बताया था मैंने, मानस के साथ दिहांग दिबांग भी हटाने को बोला था। फिर दिब्रू साइकोवा भी हटाने को बोला था। तो मानस हटाओ, मानस, दिहांग दिबांग, दिब्रू साइकोवा, ये 3 हटा दो। इधर से रैन ऑफ कच्छ हटा दो, ये शेषाचलम हटा दो, और कोल्ड डेजर्ट हटा दो। तो जितने बच गए तुम्हारे 12, वो तुम्हारे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में आएंगे 1971 वाले, ठीक। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। अब आगे हम नेशनल पार्क्स करेंगे, ठीक है।